सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2। एक शानदार जानदार जबरदस्त चैप्टर जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया और इसके हर एक पॉइंट्स को टू द पॉइंट इंटरप्रेट हम लोग करने वाले हैं और उसके हर एक पॉइंट को, हर एक की एस्पेक्ट को आने वाले सभी सेशंस में डिस्कशन करने वाले हैं। सो इसी के साथ हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं जिस चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। देखेंगे इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को, क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, किन किन बिंदुओं से हम लोग रूबरू होने वाले हैं, उन सभी पॉइंट्स की अगर बात करें नेशनलिज्म इन इंडिया की, तो इस चैप्टर में हमें इन सभी कंटेंट के इर्द गिर्द पूरा हमारा ये जो टॉपिक है, ये जो पूरा सेशंस हैं सभी चलने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्टरी पार्ट को, बाद में सेकंड हेडिंग की बात करें तो द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है और किन किन टॉपिक्स में, इन सभी टॉपिक्स में किन किन बिंदुओं को एलेबोरेट किया गया है, साथ ही साथ आइडिया ऑफ सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, वाई नॉन कॉपरेशन जैसे इंपॉर्टेंट बिंदुओं को हम लोग जानेंगे। डिफरेंट स्ट्रेंड्स जानेंगे मूवमेंट्स के, जैसे कि टाउन्स में, कंट्री साइड में, प्लांटेशन में, और साथ ही साथ सीडीएम यानी कि टूवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में जानेंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ इन सब के बाद, जैसे कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था और उस चैप्टर का नाम था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसके बाद जब हम चैप्टर को कंप्लीट कर रहे थे पहले चैप्टर को, तो कंप्लीट करने के बाद एक टॉपिक हमने पढ़ा सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, कैसे लोगों के बीच में डेवलप की गई। क्योंकि एक राष्ट्र को राष्ट्र वहां के लोग ही बनाते हैं और वो लोग जब तक आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं रहते हैं, उनके अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग नहीं रहती है, वो देश एक देश नहीं बन पाता है। तो भारत के भी केस में सेम उसी तरीके से हम लोग देखेंगे किन किन प्रोसेस से गुजर के, किन किन प्रोसेस के थ्रू भारत में राष्ट्रवाद जो है पैदा होता है, बढ़ता है, और उस राष्ट्रवाद के पैदा होने के बाद यानी उसके साथ साथ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे डेवलप होती है और फाइनली क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ भारत क्या होता है, आजाद होता है। इन सभी टॉपिक्स को आने वाले सभी सेशंस में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही शानदार चैप्टर है और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी काफी शानदार नंबर को प्रोवाइड कराता है। यानी कि अगर आप नेशनलिज्म इन यूरोप और नेशनलिज्म इन इंडिया को भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो एक अच्छे पार्ट्स को, यानी एक अच्छे वेटेज को आप गेन कर सकते हैं। जैसे अगर बात करें हम लोग इन सभी एनसीईआरटी पेजेस की, जिन सभी पेजेस के इर्द गिर्द हमारा ये पूरा चैप्टर घूमने वाला है, तो लगभग 22 पेजेस, टोटल 22 पेजेस आप अपने एनसीईआरटी में देखेंगे तो इस चैप्टर से संबंधित है, जिसमें कि 22वां पेज क्वेश्चन आंसर है। टोटल 21 पेजेस के बारे में आपको डिटेल में डिस्कशन करना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उस सभी टॉपिक के डिस्कशन की। जैसे चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। क्या है? नेशनलिज्म इन इंडिया। हम लोग सीधे टू द पॉइंट डिस्कशन पे ही चल रहे हैं। जैसे हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था नेशनलिज्म इन यूरोप। क्या पढ़ा था? नेशनलिज्म इन यूरोप। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? नेशनलिज्म इन इंडिया। यानी कि जैसे यूरोप के सभी देश में नेशनल यूनिटी डेवलप हुई, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग डेवलप हुई, नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी इमर्ज होती है, नेशन स्टेट बनते हैं, उन सभी प्रोसेस को हमने देखा। सेम उसी तरीके से इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी हम देखेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना कैसे पैदा होती है। इस पॉइंट्स को बात करें अगर यूरोप की, तो यूरोप में हम जानते हैं कि आपका मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट किया करती थी। मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट किया करती थी। उस मोनार्कियल एब्सोल्यूटिस्ट जो मोनार्की थी, उसके स्थान पे नेशन स्टेट क्या बनाया गया? नेशन स्टेट। और वो नेशन स्टेट किन किन प्रोसेस से होकर गुजरे, किन किन प्रोसेस से होकर गुजरे, इसको हमने देखा। और फाइनली जैसे जर्मनी, इटली और ब्रिटेन और साथ ही साथ तमाम देशों के यूनिफिकेशन प्रोसेस को हमने देखा। और फाइनली लास्ट में हमने सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी देखी। तो सेम बार बार ये कहा जा रहा है कि उसी तरीके से भारत भी किन किन प्रोसेस से होकर गुजर के उसने अपने यहाँ नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी को डेवलप किया। कैसे नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी को डेवलप किया और इस सभी में क्या क्या प्रोसेस हमें देखने को मिल जाते हैं। और फाइनली लास्ट में सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी या कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे डेवलप होती है, उन सभी टॉपिक्स। यानी कि आप दोनों को ध्यान से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे आपने यूरोप का पढ़ा कि वहां पे राष्ट्रवाद कैसे पैदा होता है, सेम उसी तरीके से आप भारत को देखेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद कैसे पैदा होता है। तो उन सभी प्रोसेस को हम लोग शुरू कर रहे हैं डिस्कशन करना। जैसे ये इंडिया का मैप है। ये क्या है? इंडिया का मैप है। जब से आप यूरोप
कोई देश तो है नहीं कि कॉन्टिनेंट है, उसमें बहुत सारे देश थे। उन सभी देश में मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट किया करती थी। लोग आपस में इंटरकनेक्ट हुए, जुड़े, नेशनलिज्म की भावना पैदा हुई, उसको एमर्ज किया गया। इसके बाद राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई, नेशन स्टेट पैदा होता है। उसी प्रकार से इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया एक गुलाम देश हुआ करता था अंग्रेजों का, ब्रिटिशर्स का। और वहां पे कोई नेशन स्टेट, यानी इंडिया एक नेशन स्टेट किसे कहते हैं, इसको आपने अच्छे से पढ़ा होगा। नेशन स्टेट एक क्लोज्ड बाउंड्री होती है जहां पे फर्दर एक्सपेंशन की बातें नहीं की जाती हैं, और वहां के लोग रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एंजॉय करते हैं। मतलब ये समझिए कि एक नेशन स्टेट क्या होता है और एक एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की क्या होती है, दोनों को आपने खूब डिटेल में पढ़ा हुआ है। उसी तरह इंडिया की अगर बात करेंगे तो इंडिया के मैप को आप देखेंगे तो ऐसा, जैसे आप यूनिफाइड इंडिया आज वर्तमान में हमें देखने को मिलता है, ऐसा कुछ स्थिति पहले देखने को नहीं मिलती थी। वो अलग अलग टेरिटरीज में डिवाइडेड था, और उसके बाद भी वो कोलोनाइज था। किसका? अंग्रेजों का। अंग्रेजों ने भारत को क्या बनाए रखा था? गुलाम बना के रखा था। तो कैसे वो गुलामी से आज़ादी का जो सफ़र था, उस सफ़रनामे को कैसे भारतीय क्रांतिकारियों ने, भारतीय लीडर्स ने कैसे उसको तय किया, उसको इस चैप्टर में हम लोग जानने वाले हैं, क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं। जैसे पहला पेज अगर आप देखते हैं तो यहीं से आपकी कहानी क्या होती है, शुरू होती है, जिसमें कि सबसे पहले लिखा है यूरोप के बारे में बताया है कि एज यू हैव सीन मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप कैम टू बी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट। हम जानते हैं कि जो यूरोप में मॉडर्न नेशनलिज्म आया वो आपका किसके फॉर्मेशन के साथ? नेशन स्टेट के साथ। किसके साथ? यानी जो नेशन स्टेट बने यूरोप में वो कहीं ना कहीं किससे एसोसिएटेड थे? सीधे और सीधे नेशनलिज्म से। यानी वहां पे नेशनलिज्म आया और नेशन स्टेट बने। और साथ ही साथ इट आल्सो मीन अ चेंज इन पीपल्स अंडरस्टैंडिंग। साथ ही साथ लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? चेंज होती है। उनकी जो सोचने की व्यवस्था है वो भी परिवर्तित होती है। कहाँ के? यूरोप की बात कर रहा है, जो हमने पढ़ा है ऑफ हू दे वर, कि वे कौन है, यूरोप के लोग कौन है। ये क्रॉस नेशनलिज्म के पैदा होने की वजह से यूरोप के लोगों की जो थिंकिंग प्रोसेस थी, जो अंडरस्टैंडिंग थी, वो भी कहीं ना कहीं चेंज हो गई कि वो पहले कैसे थे, पहले कैसे सोचते थे, और आफ्टर नेशनलिज्म वो कैसे सोचने लगे, उनकी बाउंड्रीज कैसे रीडिफाइन हो गई। यानी व्हाट डिफाइंड देयर आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। New symbols and icons, new songs and ideas forged new links and redefined the boundaries of communities. In most countries, the making of this new national identity was a long process. हम जानते हैं कि ये जो नई क्या बोलते हैं न्यू नेशनल जो आइडेंटिटी हर देश में, यूरोप के जो तमाम देश थे उन सभी की जो नई नई नेशनल आइडेंटिटी बन रही थी वो ऐसे नहीं आ गई, वो एक लंबे प्रोसेस से होकर गुजरी। जैसे जर्मनी के बारे में हमने पढ़ा था कि जर्मनी क्या है? एक देश था पहले। तो आज वर्तमान में देश आप देखते हैं, लेकिन पहले वो उसका कुछ हिस्सा जो है पर्शियन एम्पायर में आता था, कुछ ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग में, कुछ फ्रांस ने कब्जा किया था, मतलब वो अलग अलग टेरिटरीज में डिवाइडेड था। लेकिन एक लॉन्ग ड्रिवन प्रोसेस की वजह से एक लंबे समय तक वहां के लोगों ने संघर्ष किया और फाइनली एक जर्मन स्टेट बनता है। पहले वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड था, वो फिर इसके बाद तब जर्मन नेशन बनता है। यानी कि जो कंट्री थे, जो वहां पे नेशनल, जो नई नई नेशनल जो आइडेंटिटी बनी थी वो एक लंबे प्रोसेस से गुजरी थी, जिसमें कि हम लोग जानते हैं कि नए नए सिंबल्स, आइकॉन्स, सॉन्ग, आइडियाज, ये सभी लोग, ये सारी चीजें उन सबके अंदर, यूरोप की बात कर रहा है, डेवलप कराती है क्या? नेशनलिज्म। क्या? नेशनलिज्म, जिससे कि उनकी जो एक जो रीडिफाइन द बाउंड्रीज ऑफ कम्युनिटीज, उन सभी कम्युनिटीज की बाउंड्रीज जो है फिर से डिफाइन होती है, फिर से रीडिफाइन होती है। पहले क्या था? वो एक राजा के, एक मोनार्की के अंडर कंट्रोल रहा करते थे, उनकी थिंकिंग प्रोसेस कुछ और हुआ करती थी। लेकिन आफ्टर द इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, जो अंडरस्टैंडिंग है कि हु दे वर, वो कौन है और कैसे रहने चाहिए, ये भी कहीं ना कहीं बदलती है। उनकी जो हर कम्युनिटीज, हर जो ग्रुप थे, वो उनकी जो बाउंड्रीज थी वो भी रीडिफाइन होती है, जिसमें कि सिंबल्स, आइकॉन्स, सॉन्ग्स ये काफ़ी मदद करते हैं। और साथ ही साथ हम जानते हैं कि लोगों की अंडरस्टैंडिंग चेंज होती है। और व्हाट डिफाइंड द आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग, उनकी जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है, उनकी जो आइडेंटिटी है वो कहीं ना कहीं फिर से डिफाइन हो जाती है, उनके अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप हो जाती है। ओवरऑल अगर आपको समझ में थोड़ा सा कम आ रहा हो तो मैं बता दूं आपको फिर से कि यूरोप के लोग का जो थिंकिंग प्रोसेस था बिफोर नेशनलिज्म और आफ्टर नेशनलिज्म, उसमें एक बड़ा चेंजिंग आया। नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी को इमर्ज होने के पहले और बाद उनकी थिंकिंग प्रोसेस में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। बाउंड्रीज, उनकी सोच, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, ये सारी चीजें बदल गई, जिसमें कि सॉन्ग्स,
आपके आइडिया, सिंबल्स, ये तमाम चीज़ों ने काफ़ी हेल्प किया नेस्लियम की आइडियोलॉजी को इमर्ज करने में। ये चीज़ें हमने देखा, और साथ ही साथ हम जानते हैं कि हर जो देश था वो एक लंबे प्रोसेस की वजह से एक नई नेशनल यूनिटी वहाँ पे अपने आप को अपने देश में वो क्रिएट करता है। तो आखिर लोग कैसे थे? एक एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की जैसी व्यवस्था में एग्जिस्ट किया करते थे। फिर वहां से वो एक देश यानी नेशन स्टेट के रूप में वो इमर्ज होते हैं। तो इस पूरी व्यवस्था, इतना बड़ा जो परिवर्तन हुआ, वो एक लंबे प्रोसेस का रिजल्ट रहा। तो आखिर यूरोप के लोग क्या हो गए? यूनिफाई हो गए। यूरोप के तमाम जो देश थे वहां पे नेशन स्टेट बनने शुरू हो गए, बन गए। तो वो चीज जो यूरोप में हुई वह इंडिया में कैसे हुई? यानी कि हाउ डिड दिस कॉन्शियसनेस इमर्ज इन इंडिया? तो ये चेतना जो है भारत में कैसे डेवलप हुई? यूरोप में तो हमने पूरा एक एक पॉइंट डिस्कशन कर लिया कि किन किन प्रोसेस से गुजर कर यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना पैदा होती है। तो इंडिया में आखिर कैसे राष्ट्रवाद की भावना पैदा होती है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले। यानी कि हम समझ चुके हैं कि हमको चैप्टर में क्या पढ़ना है, कि यूरोप में जैसे राष्ट्रवाद पैदा हुआ उन सभी प्रोसेस को हमने पढ़ा। उसी तरीके से भारत में जो राष्ट्रवाद पैदा होने वाला है या पैदा हुआ था, उसको हम लोग उन सभी प्रोसेस को जानने वाले हैं। सिंपल सी बात, यही पूरा चैप्टर है। बात करें अगर इंडिया की बात, as in many other colonies, the growth of modern nationalism is intimately connected to the anti-colonial movement. भारत की अगर बात करें तो भारत में जो मॉडर्न नेशनलिज्म का जो ग्रोथ है वो सीधे और सीधे कनेक्टेड है या कनेक्टेड था एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। यानी भारत एक कॉलोनी था किसका? ब्रिटिशर्स का, अंग्रेजों का क्या है? उपनिवेश था, यानी गुलाम था एक प्रकार देखा जाए। कॉलोनाइज किया गया था भारत, और उस कॉलोनाइजेशन के विरोध में जो मूवमेंट हुए उसकी वजह से राष्ट्रवाद कहीं ना कहीं भारत में पैदा होता है। ये चीजें कही गई इस लाइन में कि इन इंडिया एज इन मेनी अदर कंट्रीज, मेनी अदर कॉलोनीज, इंडिया और भी तमाम जो कॉलोनीज की तरह वहां पे जो ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म हुआ वो सीधे और सीधे कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड था? एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से। यानी कि कॉलोनाइज वाली जो व्यवस्था थी, यानी भारत को जो कॉलोनाइज किया गया था, और भी तमाम देशों को जो अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया था? कॉलोनाइज किया गया था। उस कॉलोनाइजेशन के विरोध में जो मूवमेंट्स हुए, जिसकी वजह से भी लोग क्या हुए? कनेक्टेड हुए और राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई। यानी कि हमने चैप्टर 1 के लास्ट में एंटी इंपीरियलिस्टिक मूवमेंट पढ़ा था कि इंपीरियलिस्टिक आइडियोलॉजी, नेशनलिज्म के बाद लोगों के अंदर, देशों के अंदर इंपीरियलिज्म की भावना भी पैदा हो गई, जिससे कि लोग कन्क्वायर करना, टेरिटरी को एक्सपैंड करने का प्रयास करना शुरू किए। उसी दरमियान में अंग्रेज भी वहां से भारत को अपना क्या बना लिए? कॉलोनियल सिस्टम बना लिए, कॉलोनाइज कर लिए भारत को, जिसके विरोध में जब भारतीयों ने एंटी कॉलोनियल मूवमेंट को लॉन्च किया, तो इसकी वजह से जितने भी इंडियन जो स्टेट थे वो कनेक्ट होते हैं, और साथ ही साथ उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा होती है। यानी राष्ट्रवाद का जो भावना का पैदा होना है वो इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, और इसकी वजह से पीपल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद द कॉलोनियलिज्म। यानी कॉलोनियलिज्म के साथ जो स्ट्रगल था लोगों का, उसकी वजह से लोग कहीं ना कहीं डिस्कवर करना शुरू कर देते हैं क्या? यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल। यानी कि कॉलोनियलिज्म के खिलाफ जो लोगों का संघर्ष था, उसकी वजह से लोग आपस में क्या करने लगे? यूनिटी को डिस्कवर करना शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि एक लोग, दो लोग, तीन लोग, चार लोग, इन सब के ऊपर, इन सभी स्टेट्स को, सभी लोगों को, भारत के सभी टेरिटरीज पे कब्जा कौन किया है? मान लो अंग्रेज किए, तो अंग्रेज ने किया है, कॉलोनाइज किया, तो सभी लोगों के दुश्मन कौन दिख रहे थे? अंग्रेज दिख रहे थे। उन सबका संघर्ष किसके खिलाफ था? अंग्रेजों के खिलाफ। तो जब सबका गोल एक है तो सभी लोग आपस में इंटरकनेक्ट वैसे भी हो गए। ये चीजें कही जा रही हैं। सो दिस सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर द colonialism provided a shared bond that tied many different groups together। जो सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड, जो लोग ऑप्रेस्ड हो रहे थे, जो लोगों का शोषण होता, उत्पीड़न हो रहा था कॉलोनियलिज्म में, वो कहीं ना कहीं प्रोवाइड कराता अ शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। वो कहीं ना कहीं अलग अलग ग्रुप्स को, जो सोसाइटी में, जो भारत के देश में जो अलग अलग ग्रुप थे, वो आपस में कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी इंटरकनेक्ट होते हैं। यानी कि जो कॉलोनियलिज्म में जो शोषण होता था, अंग्रेज शोषण सबके साथ करते थे, तो जब सबका शोषण सिर्फ एक व्यक्ति कर रहा है तो सबका दुश्मन कौन हो गया? वही एक व्यक्ति। तो वो सभी लोग आपस में क्या हो गए? टाइड हो गए। क्या हो गए? टाइड मेनी डिफरेंट ग्रुप टुगेदर। वो कहीं ना कहीं उनके बीच में शेयर्ड बॉन्ड प्रोवाइड हो गया। किसकी वजह से? ये जो कॉलोनियलिज्म में ये जो ऑपरेशन हो रहे थे,
यानी कि कॉलोनियलिज्म की वजह से ये कॉलोनियलिज्म ही प्रोवाइड करता है एक शेयर्ड बॉन्ड इसके बीच में, लोगों के बीच में, जो लोगों को बांधता है, अलग अलग डिफरेंट ग्रुप्स को एक साथ बांधता है कि वो लोग मजबूरी में आए कि हमको संघर्ष के खिलाफ करना है, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करना है। बट ईच क्लास एंड ग्रुप्स फेल्ट द इफेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म डिफरेंटली। लेकिन जो हर क्लास था, हर ग्रुप था, वो इस कॉलोनियलिज्म को अलग अलग तरीके से, इसके प्रभाव को महसूस करता था। जैसे कि their experience were varied and their notion of freedom were not always the same। सभी लोग संघर्ष मिलकर कर रहे हैं किसके खिलाफ? उस कॉलोनाइज किए हुए व्यक्ति के द्वारा, जिसने हमको कॉलोनाइज किया है, यानी भारत को जिसने कॉलोनाइज किया है। सभी का जो उद्देश्य है उससे क्या लड़ना, स्ट्रगल करना। लेकिन जो फ्रीडम का नोशन है, जो फ्रीडम का जो नोशन है, वो सबके जो ग्रुप आपस में एक साथ शेयर्ड बॉन्ड, यानी एक साथ कनेक्ट होकर संघर्ष कर रहे थे। लेकिन उन सभी ग्रुप्स के जो नोशन थे फ्रीडम के प्रति, वो भी कहीं ना कहीं वेरी करते थे, सबके अलग अलग थे। अब इन्हीं सभी पॉइंट्स को आगे आने वाले टॉपिक्स में हम लोग क्रिस्टल क्लियर करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। साथ ही साथ बात करें तो ये जो अलग अलग लोग थे, साथ तो थे लेकिन संघर्ष भी कर रहे थे एक ही व्यक्ति के खिलाफ, एक ही व्यवस्था के खिलाफ, लेकिन फिर भी उनके नोशन सबके क्या थे? अलग अलग थे। तो इन सभी नोशंस को भी एक साथ कनेक्ट करने के लिए, यूनिफाई करने के लिए एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम होता है महात्मा गांधी। क्या नाम होता है? महात्मा गांधी जी। और ये जब भारत में आते हैं तो उसी के बाद की पूरी कहानी हमको इस पूरे चैप्टर में पढ़नी है। तो द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी tried to force these groups together within one movement, but the unity did not emerge with the conflict। कह रहे कांग्रेस, जो कांग्रेस पार्टी, अपना इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ये किसके अंडरशिप में, अंडर द लीडरशिप में, महात्मा गांधी की लीडरशिप में ये ट्राई करते हैं फोर्स दिस ग्रुप्स टुगेदर विद इन वन मूवमेंट। इन सभी ग्रुप्स को, ये जो ग्रुप संघर्ष कर रहे थे लेकिन नोशन अलग अलग थे, इन सभी ग्रुप को एक साथ जोड़ने के लिए महात्मा गांधी क्या करते हैं? अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, कांग्रेस इस बात को प्रयास करती है इन सभी ग्रुप्स को जो है टुगेदर विद इन वन मूवमेंट, एक मूवमेंट के अंतर्गत क्या किया जाए? पिरोया जाए, बांध दिया जाए, जिससे कि हम लोग संघर्ष उनके खिलाफ कर सकें। किसके खिलाफ? जो ऑपरेसर्स है। लेकिन हम जानते हैं कि यूनिटी डिड नॉट इमर्ज विद द कॉन्फ्लिक्ट। ये सारी चीजें, यानी कि इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है हम लोग एक बार फिर से समझ लेते हैं। किन किन टॉपिक्स को रूबरू, किन किन टॉपिक्स को हमें इस चैप्टर में जानना है कि इन दिस चैप्टर वी विल पिक अप दिस स्टोरी फ्रॉम 1920। हम 1920 से कहानी को क्या करेंगे? शुरू करेंगे और पढ़ेंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्या है, इन सबको जानेंगे। और साथ ही साथ एक्सप्लोर करेंगे हाउ द कांग्रेस सॉट टू डेवलप द नेशनल मूवमेंट। और ये भी देखेंगे कांग्रेस कैसे नेशनल मूवमेंट को क्या करती है? डेवलप करती है। और किस, हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट, और अलग अलग डिफरेंट के जो सोशल ग्रुप हैं कैसे इसमें हिस्सा लेते हैं। एंड हाउ नेशनलिज्म कैप्चर्ड द इमेजिनेशन ऑफ पीपल, और कैसे नेशनलिज्म लोगों की इमेजिनेशन को कैप्चर करती है। और ऐसे ही इन तभी जो टॉपिक हमने इसमें पढ़ा कि आखिर हमें इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है, तो 1920 के बाद की पूरी कहानी पढ़नी है, जिसमें कि हम लोग देखेंगे एनसीएम यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, सीडीएम यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, और साथ ही साथ देखेंगे कि कांग्रेस ने कैसे नेशनल मूवमेंट को क्या किया? डेवलप करने का काम किया। और कैसे लोग पार्टिसिपेट, किन किन नोशंस के साथ लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट्स में, और साथ ही साथ कैसे नेशनलिज्म कैप्चर करता है लोगों की इमेजिनेशन को। और ये इसी के साथ हमारा पूरा क्या होगा? चैप्टर कंप्लीट होगा। जैसे कि जब आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो पहले पेज पे तो ये सारी बातें लिखी हुई हैं, सेकंड पेज से अभी कहानी शुरू होती है, जिसमें कि आपकी हेडिंग है द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यानी यहां से कहानी आपकी क्या होती है? शुरू होती है। लेकिन अब तक हमने क्या पढ़ा, एक बार हम उसको फिर से समझते हैं। हमने देखा कि इन सभी कंटेंट के इर्द गिर्द हमारा ये पूरा चैप्टर क्या करने वाला है? घूमने वाला है। कंटेंट की बात करें, एनसीईआरटी पेज की बात करें तो एनसीईआरटी पेज टोटल 21 पेजेस हमको पढ़ने हैं टोटल। साथ ही साथ बात करें जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद पैदा हुआ, उसी तरीके से आखिर भारत में राष्ट्रवाद कैसे पैदा हुआ, किन किन प्रोसेस से पैदा हुआ, ये हमको पढ़ना है। जैसे कि हम लोग देखे थे कि यूरोप में जो मॉडर्न नेशनलिज्म है और नेशन स्टेट की जो व्यवस्था है वो कैसे बनी, इसको हमने पढ़ा, जाना, समझा, जिसमें कि सारी चीज़ें हमने पढ़ा कि लोगों की अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग प्रोसेस कैसे डेवलप हुई, कैसे अलग हुई, कैसे नई नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई। तो आखिर भारत जैसे यूरोप में लोगों के अंदर कॉन्शियसनेस पैदा होता है, नेशन स्टेट बनते हैं, नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी पैदा होती है, नेशन स्टेट बनते हैं, देश बनना शुरू हो जाते हैं, मोनार्की हट जाती है। तो आखिर भारत में कैसे ये कॉन्शियसनेस, ये चेतना कैसे पैदा होती है, तो इसको हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। जैसे यूरोप में राष्ट्रवाद जैसे पैदा होता है, तो आखिर भारत में राष्ट्रवाद कैसे पैदा होता है, बस इतना ही पढ़ना है। जैसे कि हम देखें कि इंडिया की बात करें, इंडिया में जो
नेशनलिज्म है वो इस बात से सीधे कनेक्टेड है। किस बात से? एंटी कॉलोनियल मूवमेंट से। अब वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स क्या है उसको हम लोग आगे देखेंगे, और साथ ही साथ स्ट्रगल आपका क्या हो रहा है, लोग सबका जिसका शोषण हो रहा है वो सभी लोग आपस में खुद ही अपने साथ शेयर कर लेते हैं, क्योंकि सबकी तकलीफ क्या है, एक है, तो सभी लोग आपस में यूनिटी को क्या कर लेते हैं, डिस्कवर कर लेते हैं, संघर्ष करना शुरू कर देते हैं। लेकिन भले संघर्ष कर रहे हैं एक व्यक्ति के खिलाफ, लेकिन सबकी फ्रीडम के जो नोशंस हैं वो अलग अलग हैं। तो इन सभी लोगों को कनेक्ट करने के लिए कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी क्या कदम उठाती है कि लोगों को इंटरकनेक्ट करती है, और विदिन वन मूवमेंट, एक मूवमेंट के अंतर्गत कैसे सबको इंटरकनेक्ट करती है और देश को कैसे आज़ाद कराती है, और फाइनली नेशन स्टेट कैसे भारत में बनता है। ये पूरी कहानी हमको इस पूरे चैप्टर में क्या करनी है, पढ़नी है। इसी के साथ आज का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद से अगले सेशन से हम लोग हर पॉइंट्स एक एक बिंदुओं को हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे, जिसमें कि सबसे पहला टॉपिक है द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार ने कैसे राष्ट्रवाद को पैदा किया, खिलाफत क्या है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स क्या है, इन सभी टॉपिक्स को जानेंगे। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ सेशन को हम लोग साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।